हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल K&N ट्यूटोरियल पर। अगर आप भी झारखंड में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है, क्योंकि झारखंड में झारखंड टेट का नोटिफिकेशन निकल चुका है और फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने भी झारखंड टेट का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका झारखंड टेट क्वालिफाई हो जाए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक बेहतर तैयारी, और वो बेहतर करा रहे हैं हम आपको हमारे इस चैनल सिर्फ और सिर्फ K&N ट्यूटोरियल पर। तो चलिए, जैसे कि आपको सिलेबस में पता है कि ये जो सिलेबस है ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें हमारे पढ़ना है हमें हिंदी एंड इंग्लिश, और कुछ लोगों ने उर्दू और इंग्लिश लिया होगा तो उन्हें उर्दू और इंग्लिश। उसके बाद हमें पढ़ना है एक लैंग्वेज पेपर, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज हैं, जिसमें से हम कोई भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करते हैं। उसके बाद जो कॉमन पेपर होता है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो ये जो होता है इन सभी का अपना अपना वेटेज है, और जो CDP है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसका जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। और आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक सेक्शन से हमें इंडिविजुअली पास होना है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम CDP की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाए, क्योंकि CDP बहुत लोगों को बहुत हार्ड लगती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग जो है आज से CDP का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा क्लास नंबर 1, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेबस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि को ही वृद्धि भी कहते हैं, ग्रोथ भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबका मीनिंग सेम ही होता है। तो आगे देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कोई भी जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि आखिर वो चीज़ होता क्या है, उसके बारे में हम और अच्छे से जानें। तो जैसे ग्रोथ, क्या होता है ग्रोथ? तो ग्रोथ जो है वो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि, यानी कि जो सेल हैं हमारे अंदर, जो सेल हैं वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, यानी कि सेल का बढ़ना, कोशिकाओं का बढ़ना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्रोथ। इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्वालिटेटिव सेल्यूलर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉन एज ग्रोथ, यानी कि हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ग्रोथ। तो जैसे कि ग्रोथ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे कि हमारे बालों का बढ़ना, ठीक है, ऊंचाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, ये सारी चीज़ें किसकी उदाहरण है? ग्रोथ की उदाहरण है। अब ये जो ग्रोथ होता है इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे बाल बढ़ रहे हैं, कितने लंबे हुए हमारे बाल, हम मेज़र कर सकते हैं। हमारी हाइट बढ़ी, कितनी बढ़ी, मेज़र कर सकते हैं। हम लोगों का वेट बढ़ा, कितना बढ़ा, ये भी हम लोग एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट से। तो ये जो ग्रोथ होता है इसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी पिक्चर में देख सकते हैं इस बच्चे को। इस बच्चे ने एक मीटर स्केल के सामने खड़ा हुआ है और ये अपनी हाइट को मेज़र कर पा रहा है। तो ये अपनी हाइट को कैसे मेज़र कर पाएगा? एग्जैक्ट मेज़र कर पाएगा, सेंटीमीटर में मेज़र कर पाएगा, फीट में मेज़र कर पाएगा, मीटर में मेज़र कर पाएगा, पर मेज़र कर पाएगा वो भी एग्जैक्ट। तो ये क्वांटिटेटिव है नेचर में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, यानी कि जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, वो परिमाणात्मक होती है या मात्रात्मक होती है, यानी कि जिसको मेजर किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं परिमाणात्मक या मात्रात्मक। क्लियर है? अब आगे, जैसे इस बच्चे को भी देख लीजिए, ये बच्चे एक वैगिंग स्केल के ऊपर खड़ा है जिसमें ये अपना वेट का मेज़रमेंट कर रहा है। तो वेट का मेज़रमेंट भी वो कर सकता है आसानी से कि वो कितने केजी का है। तो
तो ये जो होता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे ग्रोथ के हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। गुणात्मक कहने का मतलब उसने वृद्धि की, उसकी हाइट में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? सही है या गलत है? उसके एज के हिसाब से सही है या गलत है? या उसकी हाइट में वृद्धि नहीं हुई, कम हुई, तो कैसे हुई? कम हुई तो कितनी कम हुई? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें डेवलपमेंट में ही पता चलती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ वो क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसके साथ उसकी क्वालिटी का भी वो मेज़रमेंट कर रहा है कि वो बच्चे में ग्रोथ हुआ है तो वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। बच्चों में मोटापा बढ़ा है तो वो अच्छे की ओर बढ़ा है या बुरे की ओर बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर जो किया जाता है उसको हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि बच्चा जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के उसके बड़े होने तक का प्रोसेस को हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान बच्चों में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिफरेंट परिवर्तन आते हैं। जैसे कि उसके बालों में वृद्धि हुई है, उसकी हाइट में वृद्धि हुई है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट हुआ है, बातचीत करने का तरीका चेंज हुआ है। तो हर एक एस्पेक्ट में उसके चेंजेस आए हैं, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट कह सकते हैं। इसी को हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा है, देख लेते हैं इसे भी एक बार। तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इफ़ेक्ट्स बोथ आर चेंजेस। यानी कि जो भी हमारे अंदर गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं या मात्रात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कैसे है? तो देखिए, जैसे बच्चा होता है, बच्चा जब सबसे पहले वो छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद अडल्ट होता है। अडल्ट होने के बाद वो एक लास्ट स्टेज तक आने तक वो वृद्ध हो जाता है। अब वृद्ध के बाद वो डेथ हो जाता है उसका। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअस है, एक के बाद एक होता है, तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। अब ये जो ऊपर हम लोगों ने देखा उसी से हम लोग रिलेट कर करके इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे से। तो कैसे डिफरेंट होता है? तो जैसे ग्रोथ है, तो एक मैच्योरिटी आने के बाद जो है ग्रोथ रुक जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लिए, जो बच्चा का हाइट है वो उसके जन्म के बाद से जब वो अडल्ट हो जाता है तब तक उसका हाइट बढ़ता है, लेकिन एक टाइम पीरियड आने के बाद उसका हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ग्रोथ हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम आने के बाद वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हाइट का बढ़ना किसका एग्जाम्पल है? अभी देखा है, ग्रोथ का एग्जाम्पल है। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? ये वूम्ब टूम चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। सेकेंड होता है हमारे पास, यह निरंतर तथा व्यवस्थित नहीं होती है। ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, बल्कि वो रैंडम होती है। यानी कि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, वो सेम नहीं है, तो ये रैंडम होती है। उसके बाद डेवलपमेंट, यह कंटिन्यूअस भी होती है और ऑर्डर में होती है। ऑर्डर में कहने का मतलब कि पहले बच्चा जो है वो इन्फेंट होगा, उसके बाद वो चाइल्ड बनेगा, चाइल्ड के बाद वो किशोरावस्था पे जाएगा, एडोलेसेंस पे जाएगा, उसके बाद वो एक यंग बनेगा, यूथ बनेगा, एडल्ट बनेगा, उसके बाद वो ओल्ड एज का हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है, ऑर्डर में होता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि पहले बच्चा इन्फेंट था, उसके बाद वो बूढ़ा हुआ, फिर बूढ़ा होने के बाद बच्चा हो गया, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर में होता है, यानी कि पहले बच्चा होगा जो छोटा होगा, फिर वो चाइल्ड बनेगा,
चाइल्ड के बाद वो किशोरावस्था पे जाएगा, उसके बाद वो एडल्ट बनेगा यानी कि युवावस्था पे जाएगा, उसके बाद वो वृद्धावस्था पे जाएगा। ऑर्डर है, ये ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अब जो ग्रोथ होता है उसको मेजर कर सकते हैं, पहले ही पता है मेजर कर सकते हैं, उसकी हाइट कितनी है मेजर कर सकते हैं, उसका वेट कितना है मेजर कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो होता है उसको मेजर कर सकते हैं पर एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, बट अनुमान लगा सकते हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट जो होता है उसमें क्वालिटी भी होता है, क्वांटिटी भी होता है, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, परिमाणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है, तो वो है डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी ही चेंज होती है। अब एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, यानी कि ग्रोथ हो करके ही डेवलपमेंट बना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो स्मॉल पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। आगे है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत? तो ये जो सिद्धांत है ये होता है कि बच्चा जो होता है उसका गर्भ से लेकर के मृत्यु तक जो चल रहा है वो प्रोसेस कहीं भी रुक नहीं रहा है, वो निरंतर चल ही रहा है, कहीं धीमा तो कहीं तेज, पर वो हो रहा है। तो वो निरंतरता का सिद्धांत है। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, जैसे बच्चा था वो पहले एक छोटा सा सेल्स था, सेल्स से फिर वो एक बॉडी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो बॉडी के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है। बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे विकास करते ही रहता है, उसका विकास कभी भी रुकता नहीं है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी रुकती नहीं है जब तक कि उस इंसान की डेथ ना हो जाए। नेक्स्ट है एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब जो विकास की प्रक्रिया है उसमें एक रूपता दिखाई देती है। चाहे हम वर्ल्ड के किसी भी कोने पे चले जाए, वहाँ पे जिस ऑर्डर में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसी ऑर्डर पे ही होगा, उसके ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर पहले बच्चा शिशुअवस्था में था, शिशु था, तो फिर वो चाइल्ड बनेगा, उसके बाद वो किशोरावस्था पे जाएगा, उसके बाद वो युवावस्था पे जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर पे होता है। ऑर्डर जो होता है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने पे सेम होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। जैसे अगर भाषा का ही विकास देख ले तो पहले बच्चा जो होता है उसको बोलना नहीं आता, तो वो पहले रोना सीखता है, रोने के बाद वो कुछ छोटा छोटा वर्ड बोलना सकता है, एक अक्षर का, फिर 2 अक्षर का सीखेगा, फिर 3 अक्षर का, फिर बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर 2 अक्षर को जोड़ के कुछ शब्द बोलना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से उसका विकास होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक रूपता का सिद्धांत, यानी कि सभी जगह पर भाषा का विकास हो या मानसिक विकास या शारीरिक विकास या सामूहिक विकास या सामाजिक विकास, हर क्षेत्र में सेम तरह का ही पैटर्न फॉलो होता है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में देख लीजिए कि वो मान लीजिए कोई अमेरिका का बच्चा या इंडिया का बच्चा है, तो वो उसका पहला स्टेप होगा कि वो जन्म लेने के बाद वो एकदम से तो बैठता नहीं है, पर 6 मंथ के बाद वो बैठेगा, बैठने के बाद वो क्रॉल करेगा, और क्रॉल करने के बाद वॉक करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के बच्चे ज़्यादा एडवांस हो गए, उन्होंने जन्म लिया और वॉक करना स्टार्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता। तो ये जो पैटर्न होता है ये हर जगह सेम होता है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसी को बोला जाता है। आगे है बाहरी नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर, यानी कि बच्चों में जो बाहरी नियंत्रण था वो भीतरी नियंत्रण में चेंज हो जाता है, आंतरिक नियंत्रण में चेंज हो जाता है। जैसे कि पहले जब बच्चा एकदम छोटा होता है तो वो हर चीज़ के लिए अपने माता पिता पर डिपेंडेंट होता है, उसको भूख भी लगी, प्यास भी लगी तो भी वो रोएगा, दूसरों पर डिपेंड है, वो खुद से नहीं कर सकता।
तो ये जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है और एक टाइम पीरियड आने के बाद बच्चा खुद से ही करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। आगे है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। अब जैसे इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये जो प्रिंसिपल होता है ये हमें क्या बताता है कि मूर्त कहने का मतलब है, कॉन्क्रीट कहने का मतलब है ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने रखी हुई है, हमें दिखाई दे रही है, वो कॉन्क्रीट है, जिसे हम छू सकते हैं। ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसी चीज़ें जो काल्पनिक है, जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो वो पहले मूर्त से अमूर्त का जो सिद्धांत है वो कैसा है उसको देख लेते हैं। कि पहले जो व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज़ को पहले अपने सामने देखता है, देख करके वो सीखता है, फिर बाद में वो उस चीज़ के बारे में जब सीख जाता है तब उसके बारे में वो अपने मन में कल्पनाएं करने लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कोई नर्सरी क्लास का बच्चा है, अब उसके सामने आप लिख दीजिएगा DOG डॉग, तो उसको नहीं समझ में आने वाला। जब आप उसके सामने पिक्चर रखोगे डॉग का, वो समझ जाएगा कि इसमें लिखा हुआ है डॉग। तो ये होता है उसके अंदर एक कॉन्क्रीट है, उसके अंदर मूर्त भावना है, वो उस चीज़ से सीख रहा है, देख करके सीख रहा है। अभी उसने चीज़ों को अमूर्त के रूप में सीखना स्टार्ट नहीं किया है। अब जैसे आप बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, अब आपके सामने DOG डॉग लिखा हो रहेगा, आप तो झट से पहचान लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस चीज़ को सीखा हुआ है, आपने बचपन से उस चीज़ को सीखा है। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, यानी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। आगे है एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है? इंटीग्रेशन वर्ड देख करके इतना समझ में आ गया कि हर चीज़ को इकट्ठा करते हुए चलना, यानी कि जो चीज़ें हम सीखे हुए हैं उसको लेकर के उसको भूल नहीं रहे हैं, उसको भी शामिल कर रहे हैं और आगे नई चीज़ें भी सीख रहे हैं। यानी कि जो पिछली बातें हैं उसको याद रखते हुए आगे की बातों को सीखना इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जब वो नवजात होता है तो वो अपने सर को भी नहीं हिला पाता। कुछ दिनों के बाद उसे अपने सर को संतुलित करना आ जाता है, फिर धीरे धीरे वो उलटना पलटना सीख जाता है, फिर बैठना सीख जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने पहले सिर को नियंत्रित करना सीखा था तो अब सिर को नियंत्रित करना भूल चुका है, ऐसा नहीं है, वो उसको अभी भी याद है। तो वो एक एक चीज़ को इंटीग्रेट करते जा रहा है, एक एक चीज़ को सीखते जा रहा है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आगे है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य वस्तु से किसी विशिष्ट वस्तु तक जाना, ये इस सिद्धांत का मतलब है। यानी कि आपने पहले किसी बच्चे को बता दिया कि देखो भैया हमारे घर पे ये सारे डॉग हैं, उन डॉग का क्या नाम है? स्पॉट, रोवर एंड फिडो। अब ये जो स्पॉट, रोवर और फिडो हैं ये क्या हैं? डॉग्स हैं। फिर आपने उसको बताया कि सभी कुत्तों के पास, सभी डॉग्स के पास 4 पैर होते हैं। तो वो बच्चा जान चुका है कि सभी डॉग्स के पास 4 लेग्स होते हैं। तो इसका मतलब स्पॉट भी एक लेग है, स्पॉट भी एक डॉग है, रोवर भी एक डॉग है, फिडो भी एक डॉग है। तो इसका मतलब स्पॉट के पास भी 4 लेग है, रोवर के पास भी 4 लेग है एंड फिडो के पास भी 4 लेग होगा ही होगा। तो ये हो गया उसके स्पेसिफिक नॉलेज। जनरल नॉलेज कौन सा था कि स्पॉट, रोवर एंड फिडो आर डॉग्स एंड डॉग्स हैज़ 4 लेग्स। दैट्स क्लियर। एंड नाउ आगे विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे बच्चे के हाव भाव, उसके नेचर, उसके पालने पोषने के तरीके, उसके रहने सहने के तरीके से कभी कभी हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे जा कर के क्या बनेगा। जैसे कभी कभी माता पिता देखते हैं किसी के बच्चे बहुत ही पढ़ने में तेज़ तर्रार होते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको बोलते हैं कि ये मेरा नाम रोशन करेगा, यानी कुछ बनेगा ज़रूर, उन्होंने प्रेडिक्शन किया है ये,
तो उसकी चीज़, उसके डेवलपमेंट को देखते हुए हम लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब बच्चों का जो विकास होता है वो किस किस दिशा में होता है? तो जो बच्चों का विकास होता है वो 2 दिशाओं में होता है। एक दिशा को हम लोग बोलते हैं सेफालोकोडल और दूसरी दिशा को बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सेफालोकोडल क्या होता है? सेफालोकोडल का मतलब होता है यानी कि सर से लेकर के पैर तक का जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है वो सेफालोकोडल है। और हमारे अंदर से लेकर के बाहर की ओर, यानी कि नियर टू फार, समीप से दूर की ओर, ये जो होता है ये प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। सेफालोकोडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि पहले हम अपना सर उठाना सीखते हैं, फिर अपना पैर चलाना सीखते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने हाथ चलाना सीखते हैं। फिर हम लोग हाथ में, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते तो वो कोई भी चीज़ को पकड़ते तो पूरा मुट्ठी बंद करके पकड़ते हैं, तो वो सेफालोकोडल हो गया, वो पूरे हाथ का यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे उसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल चेंज आया, अब वो हाथों को पूरे हाथों से उठाने के बजाय अब अंगुली से उठा रहे हैं। दिस इज़ द प्रॉक्सिमोडिस्टल चेंज। यानी कि इसको और अच्छे से देखने के लिए हम लोग नीचे से देख सकते हैं। सेफालोकोडल हेड टू फुट, यानी कि सर से लेके पैर तक का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सेफालोकोडल डायरेक्शन में होता है। और अंदर से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरीफेरी भी इसको बोलते हैं, कभी बोलते हैं मिडिल टू एक्सट्रीमिटीज़। तो ये जो होता है ये पहले मुट्ठी बंद, फिर हाथों से उठाना। ये एग्जाम्पल आप माइंड में रखेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब ये चीज़ देखा जाता है कि सभी जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किसी का माइंड ज़्यादा शार्प होता है, कोई मंदबुद्धि के होते हैं, कोई पिछड़े हुए होते हैं। उस तरह से स्किन कलर में भी चेंज होता है उनके जीन्स के हिसाब से। उनके माता पिता जैसे होते हैं उसी हिसाब से उनके बच्चे होते हैं, और इन्वायरमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस तो होते ही हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई नाटा होता है। तो दिस इज़ नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इस पिक्चर में आपको क्लियर लग रहा होगा सारी चीज़ें। आगे है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि वातावरण और जो हेरिडिटी है, जो आनुवंशिकता है हमारे शरीर में, हमारे माता पिता में, उसका हम पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो ये दोनों का भी बहुत अहम प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर माता पिता की बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर माता पिता दोनों ही नाटे नाटे हैं तो बच्चे भी नाटे होते हैं। उनके माता पिता दोनों ज़्यादा लंबे हैं तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। तो ये वंशानुक्रम के परिणाम सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से उनमें कुछ देखने लायक चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में ही आप देख सकते हैं, ये जो बीच में बच्चा है इसमें कुछ गुण अपने माता से आया है, कुछ गुण इसके पिता से आया है। जैसे इसके आइज़ देखिए तो इनके पिता जैसा, इनके हेयर देखिए तो इनके माता जैसा। और चूँकि इनके माता पिता दोनों हाइटेड है तो इसलिए बच्चा का भी हाइट उन्हीं के हिसाब से है। आगे संपूर्ण विकास का सिद्धांत, इसको प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि संपूर्ण विकास का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है कि बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक हर पक्ष में उसका विकास होना संपूर्ण विकास का सिद्धांत कहलाता है। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 4 डोमेन्स होते हैं, जिसमें देख सकते हैं आप, जैसे फिजिकल, ठीक है, उसका बॉडी का ग्रोथ, मसल्स का ग्रोथ, उनके सेंस ऑर्गन्स का ग्रोथ, ये सारी चीज़ें फिजिकल। सोशल में वो किस तरह से लोगों के साथ घुल मिल पाता है, कैसे रहता है, दिस इज़ द सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, वो किस तरह से इमोशनल है, लोगों के दुखों को देख करके दुखी होता है या नहीं, लोगों को हंसता देखकर हंसता है या नहीं, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि बच्चा कैसे सीख रहा है,
किस प्रकार से सीख पा रहा है। दिस इज़ द कोग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो बच्चा जो है जैसे जैसे उसका एज बढ़ते जाता है उसमें सीखने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे वो छोटा बच्चा होता है तो उसको डायरेक्ट आप साइंस नहीं पढ़ा सकते हो, उनको शुरू में कुछ भाषाई ज्ञान दिए जाते हैं कि वो कुछ अक्षर लिख पाए। धीरे धीरे उनमें विकास होता है और धीरे धीरे लर्निंग कैपेसिटीज़ बढ़ती है, तब उनको बड़ी बड़ी चीज़ें हम सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद है बाल विकास से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो ये जो होता है ये होता है पुनर्बलन सिद्धांत, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी में जो है इसमें क्या होता है कि बच्चे में 4 प्रकार के महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। अंतर्नोद यानी कि अभिप्रेरणा, उद्दीपक, प्रत्युत्तर और पुनर्बलन। तो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं अभी पुनर्बलन के बारे में। तो पुनर्बलन भी जो होता है बच्चे के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को दिन रात कोस रहे हो, उसको दिन रात आप बोल रहे हो कि नहीं तुमसे तो होगा ही नहीं, नहीं कर पाओगे तुम, तो वो धारणा एक जो है बच्चे के मन में बैठ जाती है, जिससे वो बहुत खुद को संकुचित महसूस करने लगता है। और वो जितना कर पाएगा उसका आधा तो क्या कुछ भी नहीं कर पाता वो। वही चीज़ अगर हम उस बच्चे को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दें, थोड़ा सा उसे बोल दे कि हाँ तुमसे हो जाएगा, कर लोगे, इट्स ओके, आज नहीं हुआ कल होगा, तो इस केस में बच्चे में थोड़ा सा प्रोत्साहन आता है, तो वो जो है जितना कर सकता है उतना कर पाता है। तो ये पुनर्बलन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो रीइंफोर्समेंट होता है, पुनर्बलन होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं, वो होमवर्क नहीं बना के आते क्लास के, तो उनको टीचर्स कुछ पनिशमेंट देते हैं। अब वो पनिशमेंट कुछ गुड एक्सपेक्ट में भी होते हैं, सारे बुरे ही नहीं होते, क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा पनिश ना किया जाए तो वो ज़्यादा स्वतंत्र खुद को महसूस करने लगते हैं और फिर जो करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते। तो कुछ केस में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सही होता है, थोड़ा बहुत दिया जाना चाहिए, पर उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए जिससे कि उसका इमोशनल जो कनेक्शन है वो प्रभावित हो, उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट वो प्रभावित हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने, कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है, वो क्लास में ध्यान दे रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ जान रहा है, तो हम उसको शाबाशी देते हैं, कुछ रिवॉर्ड देते हैं, तो वो हमारे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण होता है। और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है इसको हम लोग आगे देख सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी बच्चे को रिवॉर्ड दिया तो उसको मोटिवेशन मिल गया, अब उस मोटिवेशन की वजह से उस पर जिज्ञासा आई और वो जितना कर सकता था उससे ज़्यादा उसने करके दिखाया। तो दिस इज़ द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसकी वजह से बच्चा जो है अपनी क्षमता से अधिक भी कर सकता है। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है जिसको हम देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है ये इंक्रीज़ करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो उसके अंदर जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है कौन? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये क्या करता है? डिक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। तो आप जो है जिस तरह का बिहेवियर आपको नहीं चाहिए वो उसी तरह की बिहेवियर का और ज़्यादा करेगा, ठीक है, और उसका जो एबिलिटी था वो भी डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए आज जो है नई शिक्षा नीति जो भी आई है उसमें बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल पनिशमेंट, किसी भी तरह के पनिशमेंट से दूर रखने की बात ही कही गई है, क्योंकि इसमें बच्चे का विकास नहीं होता है, उसका नुकसान ही होता है। तो इसीलिए हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जितना हो सके बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही दिया जाना चाहिए, ताकि उसका सर्वांगीण विकास होने में और मदद मिल सके और वो और बेहतर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।